Hi, my dear family members. A very good and fresh morning to all of you. First of all, I would like to say thank you to all my dear friends कि आपने जो भी मुझे सपोर्ट कर रही हो आज तक मैंने आपके समक्ष आभारी हूँ and thank you so much. This really gives me encourage to work more hard and hard for you to help you to support you in somehow what I can do for you. This is really I think my responsibility. I'm not doing anything kind of help to you. This is something related to my duty what I feel जो कि ये मेरा ड्यूटी है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी मैं जानती हूँ जितने मेरे नॉलेज में है आपको बताऊं उसके बाद दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं है कि जो सारी कुछ चीज़ जानते हैं फिर भी मैं भी सीख रही हूँ आपसे भी सीख रही हूँ तो हम एक टीम एक फैमिली मेंबर्स की तरह हमारा जो जर्नी है यंग फेलो की हो ये एस की हो DSSS की हो कोई भी एग्ज़ाम सीटेट की हो सारी एग्ज़ाम हम यूं ही सक्सेस पाने के लिए भगवान के पास प्रे करेंगे सो गाइज हमारा आज जो वीडियोस है वो है यंग फेलो के लिए उसका इंटरव्यू जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट अराउंड 700 कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यंग फेलो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपको बताना चाहती हूँ वो क्या है आपकी जो लिस्ट है यंग फेलो जो क्वालिफाई कर रही है प्रोविजनली दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू उन लोगों के लिए 3 टाइप का सीट्स है वहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पेज में फर्स्ट सीट में क्या है जो जिन लोगों का कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उनके पास वो सिलेक्टेड हो गए लगभग 500 समथिंग कैंडिडेट आर देयर बट इन द सेकेंड लिस्ट दोज आर रिलेटेड सिलेक्टेड बट देयर इज ए स्टार मार्क इन द एंड ऑफ द लिस्ट वो क्या है आपको आपके रिसेंट सर्टिफिकेट जो है कास्ट की या जो सर्टिफिकेट आपके पास है रिजर्वेशन की आपको वो भरना है क्योंकि वहाँ पर एक मार्क कर नोट कर वो लिख दिया है उसके बाद और कुछ भी कैंडिडेट है उनका प्रोविजनली सिलेक्टेड हुआ है वही चीज़ और जो क्वेश्चंस कर रही थी रिलेटेड टू क्लस्टर क्यों वो क्लोज कर दिया या क्यों वो डिनाई कर दिया कि क्लस्टर का एग्ज़ाम वो अभी तक रद्द कर दिया है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है उनके पास दे हैव द राइट टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू इवन आफ्टर be positive hope this they consider may be consider after some days or after some their administrative cause will be sort outed तो अभी तक जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे यंग फेलो के लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका इंटरव्यू के लिए पहले तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है उनके ढेर सारी बधाई और शुभकामना कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यंग फेलो अंडर NIRDPR पंचायत राज मिनिस्ट्री एंड दोज हु आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड जो भी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस थे जैसे कि 5000 समथिंग या उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट ने अपेयर कर रखी थी लेकिन उन सिर्फ 600 और 650 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है लगभग तो वो प्लीज डू प्रिपेयर इफ रियली वांट टू गेट ए जॉब लाइक यंग फेलो और वर्किंग अंडर NIRDPR फॉर द रूरल डेवलपमेंट प्लीज कंटिन्यू योर हार्डवर्क जो कि मेहनत है आप तो एक बार अपेयर कर चुके हो तो आपको जो क्वेश्चंस है उसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है कि ये क्वेश्चंस इसी टाइप्स के होते हैं जैसे कि पंचायत राज रूरल डेवलपमेंट ई सोच स्कीम्स रिलेटेड टू दैट एसेट्रा एसेट्रा तो उन्हीं के हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू रखिए कोविड के ख़त्म होने के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस है और 2021 या 22 के बीच में और भी ज़्यादा यंग फेलो का पोस्ट डिजिग्नेशन आ जाएंगे क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे स्कीम्स प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं वो काम करनी है so guys don't worried about your just not being selected for that please work more hard and hard you can be a part of young fellow so guys let us discuss what is important for us those who are going to appear in the online exam सारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आप आज तो 5 जून है जो कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो कि विश्व परिवेश दिवस इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा सजेशंस दूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ एनवायरनमेंट ये नहीं कि एक गच या एक ट्री प्लांटेशन करना कोई वो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से ठीक है आप अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है यू कैन प्लांट अ ट्री you should have to do that
उसके बाद भी, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप वेस्टेज ऑफ वाटर एंड मेनी थिंग्स आर देयर, वो कुछ आपका जो हैबिट्स है, those who is really affected, badly affected our environment, please stop that. It is my concern, my request to you. And this is really important because अब हमारा यंग फेलो का इंटरव्यू होने जा रही है, तो दे माइट बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द themes which is recently passed national and international days, so you should have to be careful about that. Let us start this video. Please to subscribe my channel, share and like this video. पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ यंग फेलो। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या थी, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ही हमारा क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स जो कि सोशल साइंस में थी, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज और एनी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री और भी ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स है। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजी डिग्री में भी रिलैक्स्ड अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, ठीक है। तो वो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारा सिलेक्शन मोड क्या थी, मिनिमम एकेडमिक रिकॉर्ड 60% मार्क इन सेकेंडरी क्लास एक्स में या आपकी मैट्रिकुलेशन में 60%, आपकी हायर सेकेंडरी या +2 में, मिडिएटरी इंटरमीडिएट एग्जाम में 50%, ग्रेजुएशन लेवल में 50% एंड आपकी जो डिसिप्लिन वाइज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपकी 50% मार्क एग्रीगेट में होने चाहिए। आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद आपकी जो प्रोफिन से कह रही थी, आपकी जो लैंग्वेज फॉर्मेट थी हमारा मेल में अटैच होने के लिए, वो चीज़ है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में, जैसे कि 3 वहाँ पर रोज थी, आपको 3 भरना है। अगर आपको 3 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेज का पता है, सो यू हैव द राइट, यू कैन ऑल्सो पुट दैट लैंग्वेज इन एडिंग मोर रोज। ओके, अगर हम इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी या इंग्लिश, मराठी और भी अगर कोई अलग लैंग्वेज पता है किसी को, तो प्लीज पुट ऑल दिस लैंग्वेज एंड सेंड टू योर मेल। वो एक वर्ड फाइल में बना देना, जैसे कि वहाँ पर थी कैंडिडेट नेम एंड योर एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद जो लैंग्वेज है राइटिंग, स्पीकिंग एंड आपकी जो 3 टाइप का रीडिंग जो प्रोफिशिएंसी थी वो चीज़ में डाल देना। उसके बाद जितनी भी लैंग्वेज आपको पता है, अगर किसी लैंग्वेज में आप बात कर सकती हो, कह सकती हो, लेकिन लिख नहीं सकती हो, तो वहाँ पर राइटिंग में आप नो डाल देना और रीडिंग में या स्पीकिंग में आप यस डाल देना। जो 3 क्राइटेरिया है, आपको जो भी चीज़ पता है वहाँ पर यस डाल देना, जो भी चीज़ पता नहीं है वहाँ पर नो डाल देना। सो गाइज, in the language proficiency you have to put how whatever the language you are known to, like speaking, reading and writing, please put yes or type yes in these languages if you know all of these 3 criteria. If you don't know any one of this, please type no. So guys, this is all about the language proficiency and the format you have to send to NIRDPR. Please reply to the mail first, which is really very important. I have also uploaded a video on this regarding to this mail sending, what to write and what to not to. ये सिर्फ ये लिख देना कि I am my name is that, my application is that, this is attached in the table format which is given by NIRDPR. Yes, I confirm my presence in the online interview, and herewith I am attached the format. Please do find. दिस इज जस्ट ए नॉर्मल कंफर्मेशन चाहिए उनको कि आप अटेंड कर रही हो, या आपका जो डिटेल्स है वो टेबल फॉर्मेट में वो चाहिए। ज़्यादा कुछ लेटर लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, then appropriate attitude to mix, develop rapport and work with elected representatives and functionaries of Gram Panchayat and rural communities in the remote rural areas of Andhra Pradesh, and strong commitment to work on mission mode sustainable development. यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंध्र प्रदेश काम कर रही हो। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ये लिया है कि आंध्र प्रदेश, क्योंकि हमारा जो NIRDPR है वो हैदराबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो NIRDPR का पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड गोल है, दिस इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट कंसर्न्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया।
जो कि हमारा इंडिया में percentage in accordance to the urban areas is more than 65%, so around 64 68 something. तो आपको यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए इसीलिए कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, NIRDPR is also working on that, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑल्सो वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि रूरल हाउसिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़। मैंने एक इंटरव्यू दी थी जो कि हमारे कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए, शायद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या समथिंग एल्स, आई जस्ट फॉरगॉटेड इट। वो UNDP के अंडर थी। आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट, बट I got this job fortunately. In that position, what my experience is that I would like to share with you कि जब भी मैंने UNDP का ऑफिस गई और उन्होंने मैं पहला क्वेश्चंस किया था वो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ना लाइन डिपार्टमेंट है, पहला सा तो वो है कि वो क्वेश्चंस का तरीका उनका सेम ही है कि वो एक ही कंसर्न्स के लिए काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या थी, वो उस चीज़ के इंटरव्यू कैसे थी, वो क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया था यूएनडीपी में। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि यंग फिलो में क्या हमको जानना है। तो हमको यहाँ पर काम करनी है किसके साथ, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्लॉक एरिया, इन द पंचायत एरिया में हमको काम करना है। तो हमारा पोस्टिंग जो होगी वो पंचायत, ग्राम पंचायत या जो ब्लॉक डेवलपमेंट होते हैं उन्हीं के ऑफिस में होते हैं हमारे, जैसे कि रूरल इंटीरियर एरिया में हमको रहना है। इंटीरियर का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा वहाँ पर, जरूर होगी, क्योंकि वहाँ पर तो लोग भी बसवास करते हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग पॉपुलेशन of rural areas. You have to do some adjust because you are ready to, if you are going to apply for the post, if you have already applied for the post, you know the concerns and issue related to job। ये कोई लग्जरियस जॉब नहीं है कि जैसे आप सिटी में मिल जाए आप सिटी में रह सकती हो, वो नहीं है। आपको रूरल एरिया में जाना है, जैसे कि गांधी जी ने एक बात कही थी, इंडिया लिव्स इन विलेज। ये कोटेशन आपको याद रखना है, अगर कहीं ज़रूरत है आपके इंटरव्यू टाइम पे आप ये कोटेशन भी बता सकती हो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, इंडिया लिव्स इन विलेज, भारत का जीवन हमारा गांव में है, या भारत गांव में रहते हैं, गांव में जीवित है। वो उसका मतलब ये नहीं कि दे आर डिफरेंशिएटिंग और नेग्लेक्टिंग द अर्बन एरियाज, बट आज इंडिया इज ए कंट्री, एज ए नेशन, फॉरमोस्ट एंड मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स आर इन रूरल एरियाज और विलेजेस। सो आपको जो काम है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्राम पंचायत को लेकर है और हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेकर है, जो कि हमारा सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति के जो इलेक्टेड मेंबर्स हो, समिति सभ्य हो, नॉमिनी हो, वो सारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपको काम करनी है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। जैसे कि आप रूरल सेक्टर में अगर काम कर रहे हो, लोगों को समझने की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद जो आ रही है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। Keenest to undergo through induction level training to be organized by the NIRDPR and pass the standard to be set for eligibility for final deployment। उसके बाद हमारा इंटरव्यू के बाद एक इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो सकती है शायद, क्योंकि अभी तो हमारा कोविड के टाइम चल रही है, वो कोई फिजिकल ट्रेनिंग शायद नहीं होगी। उसके बाद आपकी एक ऑनलाइन मोड की ट्रेनिंग हो सकती है। दे विल बी इन्फॉर्म्ड एंड इंटीमेटेड टू यू दो जो सिलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू में जो सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपको वो इंटीमेटेड कर दिया जाएगी कि अगर आप सिलेक्शन हो रही हो नेक्स्ट स्टेज के लिए, शायद एक इंडक्शन ट्रेनिंग हो सकती है, शायद नहीं ये होगी, लेकिन किस मोड में होगी वो चीज़ पता नहीं अभी तक, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड हो सकती है या फिजिकल मोड हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसमें भी आपको आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी है। देन NAC for capability building and training through demonstration and hand-holding support to ERS, elected representatives and functionaries of GPs and rural communities। जो आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करनी है, आपको ट्रेनिंग देने हैं
किसको देनी है आपको? वो जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हो या कोई जीपीस में, ग्राम पंचायत में या रूरल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हो, उसको आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम देनी है या ट्रेनिंग कोई जैसे कि सेंसिटाइज करना है न्यू स्कीम्स के बारे में, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आउटकम्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, एसेट्रा एंड एसेट्रा। सॉफ्ट स्किल इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, एटलीस्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड कैपेसिटी फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। जैसे कि अभी देखो, अगर आपको इफ यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट ऑल दिस थिंग्स ऑनलाइन, हाउ कुड यू बी पॉसिबल टू अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन? अगर आपको पता नहीं है कि जूम मीटिंग कैसे हो, वेबएक्स में कैसे हो, गूगल मीट में कैसे हो, शायद कुछ कुछ भी वो चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो अभी तक हो गया है। तो आपको वो चीज़ में भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रिपोर्ट तो ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है। मिनिमम जो चीज़ है वो है हमारा एम एस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। देन uncompromising consent and keenness to reside in a remain immersed and remote rural areas and undertake extensive travel with allotted cluster of GPs by own means। वो आपको कोई भी गाड़ी नहीं प्रोवाइड करे, कोई भी व्हीकल नहीं दे रही है। यू हैव टू अरेंज योर ओन, कैसे जाना है वो क्लस्टर एरिया में, काम करना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि यू हैव टू लिव इन द रूरल एरियाज, रिमोट एरिया। आपको वहाँ पर रहना है, वहाँ के लोगों के साथ काम करनी है। सो you don't have a fascinated thing कि I am just getting a job having a salaries of 30,000 and more of that via travel cost and etc. But I can't live in the rural areas. It is not even possible for you guys, because हम अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए, वो है यंग फेलो। You have to bound to be live in the GP's area. You have to be bound to be visit extensively travel to the cluster GP, जो आपकी GP आपकी एरिया के अंडर आती है वो चीज़ रिव्यू में। तो वहाँ पर आपको अभी से वो माइंडसेट करना है कि मैं इसी जगह में काम करने जा रही हूँ। देन कैपेसिटी टू वर्क फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स। ऐसा नहीं है कि आपको, यस टाइमिंग तो है, जैसे कि 10 से 5 होते हैं वर्क कल्चर या वर्किंग टाइम। लेकिन आप जब भी विलेज लेवल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, जीपीस में काम कर रहे हो, ये आपको नहीं कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ 10 से 5 तक काम करूँगी, उसके बाद आई कांट डू एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल वर्क। नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना जो रूरल एरियाज होते हैं या कोई भी आप डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर रहना है, शायद लोगों को समझाना है, कुछ चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना है, तो ये 7 से भी ज़्यादा टाइम हो सकती है, 7-8 घंटे 12 घंटे तक भी हो सकता। कभी कभार ऐसा नहीं कि सारे दिन आपको इसी टाइम का हेक्टिक शेड्यूल रह जाएगी, कभी कभार आपको ये टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी करनी है। देन प्रायर एक्सपीरियंस इन द फील्ड वर्क विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, जो इंटरव्यू के बाद भी, जो हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंटरव्यू के बाद जो उसका प्रोविजनल सिलेक्शन हो रही है, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन आ जाएगी, आपका जो फील्ड में जिसका experiences है, they will be given prioritize। The relaxation in academic standard और other exceptional description, ये तो रिलैक्सेशन की बात है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देन टास्क टू बी परफॉर्म बाय यंग फेलोज, रिपोर्टिंग टू बी प्रोजेक्ट लीड कंसल्टेंट थ्रू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। आपको कहाँ क्या क्या टास्क है आपको आपके, तो इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी आ जाएगी कि एक डॉक्टर का काम क्या है, ऑपरेशंस करना, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करना, बहुत सारे इमरजेंसी मीट करना। तो उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या हो गया, क्वेश्चंस का नेचर्स क्या हो गया, रिलेटेड टू द सर्विस, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। तो इसी तरह इसके लिए आपको पहले से जानना है कि व्हाट टास्क यू आर गोइंग टू बी परफॉर्म, आप क्या करने जा रहे हो, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मिनट, टू कंडक्ट ट्रेनिंग मेनली थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द ERH। आपको यहाँ पर क्या करने हैं, एज ए यंग फेलो यू हैव टू कंडक्ट द ट्रेनिंग। आपके ऊपर कौन है? आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर है। आप ब्लॉक लेवल में रह गई हो या ग्राम पंचायत लेवल में, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है आपको उनको रिपोर्ट करना है। किसके किसके लिए?
स्टेट कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको प्रोजेक्ट लीड को रिपोर्ट करनी है। तो पहला काम है आपकी ट्रेनिंग, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट हो रखी है आपकी, या रूरल कम्युनिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक क्लस्टर लेवल वर्कर्स जो होते हैं, उनके लिए आप ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है आपको। वो ट्रेनिंग क्या होगी, किस टाइप का ट्रेनिंग होगी, कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट कर दिया जाएगी, या ऑल द डिटेल्स रिलेटिंग टू द नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी इंटीमेटेड टू यू आफ्टर सम टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट। आपके अपॉइंटमेंट होने जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज बताई दी जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेनिंग के समय भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस्ड है यंग फेलो में है वो जा रही है आपको फिर से यंग फेलो में काम करने के लिए। एक्सपीरियंस लोग तो है सारे जो अप्लाई कर चुके हैं, उसके लिए सिलेक्शन भी हो गई है उनके, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग सा फील्ड में है। ये जो काम है वो एक अलग तरीके से है। तो वो स्पेशल डेजिग्नेशन के लिए आपको स्पेशली ट्रेन कर दिया जाएगी। उसके बाद कौन सी ट्रेनिंग कैसे होगी आपको वो चीज पता चल जाएगी। देन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग थ्रू एप्लीकेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी टूल्स एंड ट्रेनिंग। कैसे जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जैसे कि हम गांव में रहते हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, उनका इनकम्स कैसे है, वो चीज को ध्यान में रखकर आपका जो टूल्स एंड टेक्निक्स वो वैसे ही रह जाएगी। देन प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द जीपीज under the allotted cluster in planning and execution of IC plan, information education and communication जो होते आपके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ जीपीडीपी। व्हाट इज जीपीडीपी? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ आइडेंटिफाइड एनजीओज, एसजीओ, सीबीओस, लाइन डिपार्टमेंट फंक्शनरीज एंड कम्युनिटी। आपको इन कुछ लोगों के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के साथ काम करना है, जैसे कि जीपीस का रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरियाज, विलेज कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट वर्कर्स है उनके साथ काम करनी है, ग्राम पंचायत स्टाफ के साथ काम करनी है, आपकी एनजीओ जो है उस एरिया में जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करे, या वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, किसी टाइप का डेवलपमेंट वर्क या सोशल सेक्टर में काम करे, वो स्टेट हेल्थ ग्रुप्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं एसएचजी, उनके साथ काम करनी है, सीबीओस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करनी है। तो इसमें जो रिलेटेड थिंग है वो आपको जानना है। उसके बाद क्या करना है? टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू जीपीज अंडर द क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव ग्राम सभाज, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी डाटा इंक्लूडिंग जीआईएस बेस्ड डाटा, situation analysis and preparation of development status report by each of the GPs under the cluster। आपके क्लस्टर में जितना जीपी है उनके लिए आप ग्राम सभा अरेंज करेंगे। जैसे कि ग्राम सभा है क्या, हमारा जो एफआर है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है, उसके अंदर हमारा एक टर्म इंक्लूडेड है जो कि है ग्राम सभा। कोई अगर कुछ चीज का अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करने जा रही हो तो पहले टेक द कंसर्न्स ऑफ दैट एरियाज पीपुल, वो एरिया का लोग को एक मीटिंग करना है, वो महिला पुरुष ऑल द मेंबर्स शुड बी पार्टिसिपेट इन द ग्राम सभा। उनका कंसर्न्स क्या है उनको बताना है। दीज आर रिलेटेड टू द ग्राम सभा। आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, डेवलपमेंट का प्लानिंग कैसे चल रही है, स्टैटिस्टिक्स बतानी है, वो सारी चीज आपके काम है। देन to coordinate with block administration and local land department offices pertaining to the cluster GPs, obtain their support in effective implementation of the planned activities under the action research project। Okay, then to provide handholding support to GPs adding to exemplary values। वो सारी चीज सेम है, आपको काम करनी है ग्राम पंचायत के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, अलग लाइन डिपार्टमेंट के साथ, वो रिपोर्ट आपको अच्छा होनी चाहिए। देन टू प्रोवाइड हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, ये तो सेम ही है शायद। तो प्रिपेयर एंड सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपका काम की प्रोग्रेस क्या है वो आपको जानना है, उसका रिपोर्ट आपको सबमिट करना है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। उसके बाद डिस्चार्ज सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय अथॉरिटीज। और उसके बाद भी जो आपकी अथॉरिटीज आपको कहेंगे कि ये काम है, यू हैव टू डू ऑल्सो दैट वर्क्स। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क कल्चर। देन मंथली कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड अलाउंसेस आपकी क्या है, 30,000 तो आपको इन हैंड मिल जाएगी, जो कि पर मंथ का आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी।
उसके बाद आपका जो ट्रैवल होगी या कोई भी आप क्लस्टर एरिया में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो काम के सिलसिले में, दे विल प्रोवाइड अ रिम्बर्स योर ट्रैवल कॉस्ट, जो कि पर मंथ आपकी मिल जाएगी नॉर्म्स के अनुसार जितने भी NIRDPR की है। देन उसका जो लेवल अप आप बता रहे थे 1 साल के बाद क्या होगी, ये नहीं है कि यूएनडीपी में जो काम कर रहे हैं रूरल हाउसिंग में, वो लोग अभी 2018 में उनका सिलेक्शन हुआ था, अभी तक वो प्रोजेक्ट चल रही है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट एक ही साल में बंद हो जाएगी, इट विल नेवर, इट डोंट स्टॉप। व्हाट एवर माई कंसर्न इज, as far as my knowledge is concerned, it does not, it can't stop in 1 year. It may be extend for another 2-3 years, or it may be extend for another 1 year at least. So अगर ये हम नहीं दावा नहीं कर सकते कि एक परमानेंट जॉब हो जाएगी या कुछ भी ऐसी हो जाएगी, लेकिन हाँ अभी 1 साल तक तो ये चलेगी, पहला बात ये कंफर्म्ड है। उसके बाद उसका जो प्रोजेक्ट की काम नेचर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्सटेंशन कैसे या कितने दिन को कर दिया जाएगी। तो अभी तक तो ये शायद प्रोबेबली 2-3 साल तक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिन के दिन वो बढ़ रही है और भी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है। तो ये 1 साल की प्रोजेक्ट नहीं है, ये और भी be positive with that, it will be extend for another 2-3 years, which will be better for all of you. In that period you can also get some knowledge, have some experience, work culture, you will learn more things in that field, and you will utilize in your next job. Okay, नहीं प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए? आपको तो पहला है जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, वो है इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। वो पहला ये नहीं है कि इंटरव्यू शुरू हो जाएगी, आपका ऑनलाइन सेटिंग्स हो गया, देन दे विल इमीडिएटली स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू यू। वो ऐसे नहीं करेंगे कभी भी, कोई भी एग्जाम या कोई भी इंटरव्यू में ऐसे नहीं होता है। जैसे कि आप समझो, या एक बहुत बड़ी फैक्टर है, जैसे कि फिजिकल इंटरव्यू एंड ऑनलाइन इंटरव्यू में एक अंतर है। Those who are getting feared to face a group of peoples who are sitting in front of you and asking to you question for hiring a post, वो ज़्यादा फियर फैक्टर है बहुत सारे लोगों के भीतर, कि अगर नहीं होगी, जो फेल्यूर का भय है ना, कि ये नहीं होगी, अगर क्या होगी, वो भय बिल्कुल अपने दिल में निकाल दो, नहीं रखो कुछ भी फियर्स फैक्टर्स। Please be calm, be positive, be patient, have patience and calm. Sit for just talking with, having a formal interaction with them, जो कि आप एक फॉर्मल इंटरेक्शन कर रहे हो। इससे कभी मत सोचो कि उसके बाद या ये इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि मेरे सिलेक्शन या मेरा रिजेक्शन, ये सोच दिया तो यू विल गेटिंग फियर्ड एंड डिमोरलाइज, यू कांट आंसर व्हाट एवर यू वांट टू डिस्कस विद देम, वो नहीं हो सकते। तो ये पहले ये फियर फैक्टर क्लोज कर देना, वो चैप्टर को एक नया चैप्टर शुरू करना। वो क्या है, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू इसीलिए नहीं हो रहा है कि आपके नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं वो, कि आपके नॉलेज टेस्ट वो रिटन में हो चुकी है, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, यू आर एलिजिबिलिटी फॉर दैट पोस्ट। अभी वो करेंगे कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस ए चैलेंजेस जब, जो कि रूरल एरियाज में है। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों ने जो कि अर्बन एरियाज में बिलोंग्स करते हैं, हाउ दे कैन अडॉप्ट विद द रूरल एरिया, कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं, या वो बहुत शहर में पढ़ी है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहती है, कैसे वो एडजस्ट कर पाएंगे वो चीज़ को। वो चीज़ आप वो सिर्फ डिस्कशन करेंगे या आपको पूछेंगे, वो जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है, डू योर पर्सनालिटी सूट फॉर द पोस्ट, सूट फॉर द डेजिग्नेशन, यही ही बात है जो कि पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। तो पहला बात है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है आपको, मैं क्या करती हूँ, व्हाट इज माई नेम, आई एम, माई नेम इज दैट, I belongs to this state, yeah, this area, your address, complete address, whatever the educational qualification you have completed, just say to this. And if you have some experience related to this particular area, you can add. If you don't have experience in that particular area but in some other areas, you also can say to them. अगर कोई पहला तो आपको नाम बताना है, कौन सी स्टेट में, कौन सी ब्लॉक या कौन सी एरिया में आप बिलोंग्स करते हो, वो चीज़ बताना है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो, और कभी कौन सी आपका
अभी कंटिन्यू हो रहा है, वो चीज़ आपको बताना है। उसके बाद आपका कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई एक्सपीरियंसेस है, वो चीज़ उनको बताना है। या मैं क्यों, वो इतना ही इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक फरमाल, एक लाइन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में देना है। उसके बाद उसका क्वेश्चंस को क्या हो सकते हैं, जैसे कि सुटेबल कैंडिडेट, आप क्यों आप खुद को समझते हो कि व्हाई डू यू थिंक यू विल बी द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यंग फेलो के लिए। आप क्वेश्चन जो हो सकती है, इंटरव्यू जो होगी, वो शायद दोनों लैंग्वेज में हो सकते हैं, जो कि कंफर्टेबल है, हिंदी और इंग्लिश। और कोई रीजनल लैंग्वेज शायद वो चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में वो शायद चूज कर सकती है। तो आपको वो दोनों इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो पहले उनको बता देनी है कि, क्योंकि हमारा जो काम है वो नहीं है कि हम कोई इंटरनेशनल काम करने जा रहे हैं, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एक ग्राम पंचायत लेवल में काम करेंगे। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का हमारा मतलब है, वो है ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए या काम के लिए इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए पर्टिकुलरली, लेकिन हमारा जो काम का सिलसिला है वो लगभग हमारा लोकल लैंग्वेज के होगी। तो it is not matter whether you are very good at English or very good at the others language, but what matters for you, this is your local language command. तो आपको ये घबराने की बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आते, सो आई कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर योर सिलेक्शन। सो वहाँ पर आपको जो प्रोफिशिएंसी दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आप रिपोर्ट कर सकती हो, अगर कोई काम आ जाए तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट। तो यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। सुटेबल कैंडिडेट क्यों हो आप, ये नहीं कह देना कि हाँ मैं ही एक सुटेबल कैंडिडेट हूँ जिस पोस्ट के लिए। आपको बताना है कि आपकी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेस के अनुसार, आपकी इंटरेस्ट एंड पैशन के अनुसार क्यों आप काम करना चाहते हो, आपका डिलीवरेशन क्या होगी, आपका डिलीवरिटीज क्या होगी। जैसे कि मैं रूरल एरियाज में काम कर चुकी हूँ पहले से, आई हैव सम प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, how to deal with the issues and challenges coming in working in the rural development project and in a remote areas. I have the passion with me, I can deliver my best and justice to my post with all my prior knowledge and experience. This is the all about it, what you can say. अगर वो उसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे रूरल एरियाज में क्यों रहना है, आपको क्यों अदर जॉब सब करना है, ठीक है। आज वी आर बिलोंग्स, आज आई माई सेल्फ बिलोंग टू ए रूरल एरियाज, मैं खुद ही एक रूरल एरियाज में हूँ। तो मुझे आई पर्सनली फील एंड एक्नॉलेज all the issues and observe all the issues and challenges in rural areas, why some developmental projects getting failure for that areas. I hope this knowledge, experience and observation will work with me and it will give me positive outcome or positive result. ये चीज आप कुछ चीज कह सकती हो अगर आपके पास इसी तरह का कोई आंसर क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। देन हाउ यू जस्टिफाई द डेजिग्नेशन, आप डेजिग्नेशन को कैसे जस्टिफाई करोगे। जैसे कि जीपी साथ काम करनी है आपको, जीपीडीपी के साथ काम करनी है, बहुत सारे एनजीओ सीबीओ के साथ करनी है, तो आपको शायद इसी के तरह कुछ क्वेश्चंस आ सकती है। देन प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, यूएनडीपी में जब भी मैंने इंटरव्यू थी, मैं तो जब भी आई एम गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, I feel कि I am just going to having an interaction with them, just nothing else. I don't have the fear with me कि they will reject me. I don't feel that if they will reject me, it's okay to me. Yes, मैं ये भी जानती हूँ एक जॉब कितनी ज़रूरत है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत स्कार्सिटी रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे इश्यूज है। अभी तो बहुत सारी हाईली एजुकेटेड लोगों भी है, तो जॉब को ऐसे नहीं लेना है कि मुझे जॉब मिल गया मैं छोड़ दिया, वो तो मेरा पर्सनल कंसर्न थी, क्योंकि मैंने कुछ पर्सनल रीजन के लिए वो जॉब छोड़ा, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ या मुझे भी जॉब ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो कुछ पर्सनल कंसर्न्स के लिए मैंने छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी आप एक हल्का मन में जाएगी एग्जाम इंटरव्यू के लिए, तो देयर इज ए चांस टू गेट, क्योंकि आप जब सिलेक्शन हो गए आपके रिटर्न में, तो यू आर सिमिलर चांसेस टू बी गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू कैसे अच्छा करोगे जब भी आपके मन में ये नहीं रहेगी कि मुझे वो रिजेक्ट करने आ रही है। लेकिन आपके मन में ये रखना जरूर
क्योंकि हाँ, हमारा एक फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। मैं जितने भी जानती हूँ अपनी चीज़ में, अपने खुद के बारे में, मेरा पोटेंशियलिटी के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करने जा रही हूँ, वो चीज़ आपको बतानी है। देन आपको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप क्या काम कर रही थी, क्यों वो जगह आपने छोड़ दिया या छोड़ना चाहती हो वो चीज़, यू हैव टू आंसर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज व्हेन यू आर एंगेज्ड इन समवेयर एंड यू वांट टू जंप या यू वांट टू ट्रांसफर ऑल दिस थिंग्स इनटू ए न्यू पैराडाइम शिफ्ट, तो क्यों, अगर वो क्वेश्चन भी आ सकती है। देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछे थे, if this situation will come, if a parents is given, मैं तो रूरल हाउसिंग के लिए अप्ट कर रही थी, तो अगर जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में PMYA के एक 20,000 या 30,000 40,000 कोई इंस्टॉलमेंट गया है एक लोगों के अकाउंट के लिए, लेकिन वो क्या कर रही है उस अमाउंट की, वो अपनी बेटी का शादी कर दिया है। तो आप अभी कैसे उनको समझाओगे, कैसे हमारा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे कि वो एक घर बनाए, वो एक अलग दिशा में उसका उपयोग कर दिया गया है। सो इट इज रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो टू आंसर। लेकिन मैंने ये कह सकती हूँ, आप बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हो सकती है या सिचुएशन बेस्ड के क्वेश्चन का आंसर हो सकती है। उस टाइम हम कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है, इससे तो नहीं है ना, हमको बताना है कि क्या करनी, हमारा अप्रोच क्या होगी। सो आपकी अप्रोच कैसे रहेगी, वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकती है। जैसे कि ये तो रूरल हाउसिंग के सिमिलैरिटी हो गई, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी पार्ट के लिए, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में काम करे, बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे एक प्रोजेक्ट को, आप कैसे समझाओगे उनको, क्या अप्रोच रहेगी आपका, आपका रूट कॉज को जानोगे या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बाय हुकर को आपको कर दिया जाएगी, क्या चीज रहेगी। जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कैसे समझाओगे आप, वो सारी सिचुएशन बेस्ड, ऐसे अगर एक ऐसे सिचुएशन आ जाएगी तो आप वहां पर क्या करोगे। थोड़ा सा वक्त लेना, पॉज फॉर 10 सेकेंड्स ओनली, क्या एक दो 1 मिनट के लिए या 30-40 सेकेंड्स के लिए आपको सोचना, उसके बाद उसका आंसर करना। क्योंकि अगर आप ऑल ऑफ सडन आंसर दे रही हो तो यू मे गेट इन ट्रबल, आपके वर्ड्स क्या होगी, आपके अप्रोचेस क्या निकल जाएगी, वो गलत हो सकती है। सो टेक ए पॉज एटलीस्ट 10 to 20 seconds, देन यू कैन आंसर वेरी स्लोली। अगर ऐसे सिचुएशन आ जाएगी देन आई विल ट्राई टू सॉर्ट द प्रॉब्लम फॉर माई पर्सनल लेवल। जैसे कि मैंने उस गांव का, विलेज का कुछ एजुकेटेड लोगों को जानती हूँ, या कोई अच्छे लोग जो कि गांव की मुखिया टाइप का लोगों है, उनके साथ मेरा संबंध अच्छा है, तो मैंने पहले उन लोगों को अप्रोच करूंगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, इस प्रोजेक्ट के हमको फायदा क्या है इन लॉन्ग टर्म एंड इन शॉर्ट टर्म, दोनों चीज। उसके बाद मैंने उसको उन लोगों को अप्रोच करूंगी कि एक ग्राम सभा बैठक कर कर या कोई भी कुछ भी हम एक ट्रांसपेरेंसी वे में उन लोगों को समझाए जो नहीं समझ रहे या अपोज करे उस प्रोजेक्ट को, कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कितने मायने रखते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अगर वो प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन का आउटकम है सडनली हमको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म में हमको क्या फायदा मिल जाएगी वो चीज समझाना है। तो वो आप एक अप्रोच हो सकती है, मैंने जब बताई आपको। इसी तरह से और भी बहुत सारी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। वो इसीलिए कह रही हूँ कि जब कुछ समय सोचोगे एक क्वेश्चंस के बारे में, तो आपको एक अच्छा तरीका से आंसर आ जाएगी। कोई नेगेटिव वाला आंसर नहीं देना, जैसे कि ये नहीं हो पा रहे तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर, इट कैन नॉट बी डू, इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन हेल्प एनीबडी एल्स, वो चीज यू शुड हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, नॉट एनी नेगेटिव connotation. You should have, yes, it may be impossible, seems impossible, but you have to be a positive attitude towards what you are going to do. आपका जो वर्क से जब से you have to be very positive in that format. आपको पॉजिटिवली सोचना है कि वो कैसे हो सकती है,
शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकती इन रियलिटी, बट आपको वो चीज कहना है। मैं ट्राई करूंगी, अपने अपना बेस्ट दूंगी, शायद ये एट एंड में सही हो जाए सारी सिचुएशन, वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, लोगों ये चीज को समझ जाए। ये क्वेश्चन बैक्स है, क्वेश्चन बहुत मैं आशा करती हूँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे भी जरूर। ऐसे टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज आपको देखना है। ब्राइब के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जो कि हमारा पीआरआईस मेंबर है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, या हमारे एनआईडीपीआर भी पंचायत राज मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। तो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो कि हमारा बुक क्या है। अगर आप पढ़ना चाहती हो तो एम्स लक्ष्मीकांत की कुछ बुक फॉलो करना, उसमें शायद आपको ग्राम पंचायत, उसमें आपको ग्राम पंचायत के सारे डिटेल, जैसे कि उसका हायरार्की क्या है, स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है, उनका काम क्या है, फिनांस किससे आती है, वो चीज आपको मिल जाएगी डिटेल में। उनका जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, वो पार्ट आपको देख लेने हैं। उसके बाद आपको पंचायत का, ग्राम पंचायत का काम क्या है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की क्या है, उनका डिटेल इन डेप्थ को आपको जाना है। वो चीज सिर्फ एक थ्योरेटिकली ओवरलुक कर देना, या कोई अगर आप ग्राम पंचायत के लोगों के साथ मिल रहे हो तो उनको भी एक बार पूछ देना कि क्या क्या काम हो रही है ग्राम पंचायत में, कैसे प्रोजेक्ट चल रही है, वो चीज एक बार जान लेना है, क्योंकि ग्राम पंचायत के बारे में भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, हमारा अभी तक गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो चीज हमको जानना है। जैसे कि कोई स्टेट बेस्ड, पर्टिकुलर एक स्टेट के अपनी खुद का रूरल गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है, वो चीज कैसे हो रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आउटकम क्या है, ड्रॉबैक क्या है, वो आपको जानना है। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एरियाज के जो है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रूरल है, जैसे कि इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इग्नोरेंस, ब्लाइंड बिलीफ, ये सारे चीज जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम क्या है, वो शायद क्वेश्चन एक दो आ सकती है इसमें। देन हाउसिंग, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, लिटरेसी, वो चीज भी आपको देख देना, एक बार देखना है। देन रिसेंट स्कीम्स फॉर द रूरल, अभी जो नया स्कीम्स है वो क्या है, उसको जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में एक बार गूगल में सर्च करना, डिटेल में जानना है आके आपको जीपीडीपी है क्या, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, या क्या हमारा काम है या रोल है रिलेटेड टू दैट, ये आपके है रूरल एज के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, आपकी ऑनलाइन सेटिंग के समय, ये तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, 10 से शुरू हो जाएगी शायद इंटरव्यू, तो उससे पहले आपको एक गाइडलाइन या एक मेल वो इंटीमेट कर देंगे कि कौन सी चीज में होना है। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि वो एक कोड बताएंगे, ये है कि आप जो भी घर में पहनते हो वो चीज पहनकर नहीं बढ़ जाए ना, क्योंकि इंटरव्यू तो है हमारे ऑनलाइन में, क्या चाहिए वो ड्रेस फ्रेस पहनना, वो चीज नहीं है। आप वो एक फॉर्मल ड्रेस, या अगर कोई लड़की हो सलवार सूट, जो भी उनको अच्छा लगता है कि एक इंटरव्यू के लिए एक सूट कर रही है मेरे पर्सनालिटी को, वो जीन्स हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, साड़ी हो सकती है, सलवार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो और आपके सामने जो है वो कंफर्टेबल है। आप एक फॉर्मल सेटिंग में इंटरव्यू देने जा रही हो, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, वो आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है। आप एक रूरल एरियाज में काम करने जा रही हो, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपके ड्रेस के ऊपर आपकी कुछ भी चीज आपकी नॉलेज या एक्सपीरियंस डिपेंड करती है, नहीं। लेकिन एक पर्सनालिटी टेस्ट में सारी चीज को वो ध्यान में देते हैं, तो ये भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रेस कोड में अगर, लेकिन मेरा एक सलाह है, एक छोटा सा सजेशन है, कोई सा एक फॉर्मल सा कैजुअल ड्रेस पहना, जिसके फॉर्मल ड्रेस पहनना है, जिसमें आप एक जस्ट हैविंग ए, डोंट हैव ए बीटर पर्सनालिटी, हैविंग ए वेरी प्लीजेंट पर्सनालिटी, ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, जिस रूम में कोई नहीं आने जाने जा रही है, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई डोर नॉक कर रही है, कोई आ रही है, जा रही है, दे रोमिंग अराउंड ओवर यू, तो वो चीज इट विल बी रियली नुआंसेस, क्रिएटिंग नुआंसेस हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इंटरव्यू। इफ यू वांट टू से समथिंग, यू आल्सो कैन से,
अगर आपके पास कोई है, आप कंफर्टेबल नहीं हो उसके सामने कुछ बात करने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए, हिंदी में बताने के लिए, आपकी खुद की लैंग्वेज में बताने के लिए आप नहीं बता सकती हो, तो वो पोटेंशियलिटी को दिखाना है। अगर आपको एक सिंगल सा रूम लेना है, या कोई भी एक जो भी 30 मिनट्स तक आपकी इंटरव्यू चल रही है, आप 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक, उसी के टाइम आप घर वालों को बता देना है कि प्लीज लीव मी एलोन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। आप इंटरव्यू खत्म हो जाएगी तो आप नॉर्मल हो जाएगी सारी चीज। वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, एक वॉल के तरफ से आपको बैठना है। आपके वॉल वॉल के तरफ से मतलब आपका जो बैक साइड है वो वॉल में है, ठीक है। आपका जो फ्रंट में आप मोबाइल रख रहे हो, या कंप्यूटर रख रहे हो, या लैपटॉप रख रहे हो, टैब रख रहे हो, वो रखेंगे। एक टेबल में बैठेंगे। उसके बाद नॉर्मल फॉर्मल सेटिंग जैसा हो, ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इसको ये सारी चीज खरीदना है हमको, नहीं नहीं। हमारे पास जितने भी चीज है उन्हीं के रिसोर्स के हिसाब से हमको एक फॉर्मल सेटिंग बनाना है इंटरव्यू देने के लिए। चेयर तो होगी सारे घर में, जो चेयर के साथ बैठकर हम इंटरव्यू दे सकती है, ठीक है। देन रूम सेटिंग, जैसे कि मैंने बताया, उसी के टाइम, इंटरव्यू के टाइम मना कर देना घर वालों को, या जो भी आप नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, नॉइस मत क्रिएट करना। एक सिंगल सा रूम में लेकर आप बैठ जाना और आपको इंटरव्यू देना है। जैसे कि नहीं, हमको एक खुला आकाश में इंटरव्यू देनी है तो मैंने गई हमारा छत के ऊपर इंटरव्यू दे रही है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि एक फॉर्मल इंटरव्यू है। तो आपको इंटरव्यू इसी के, वो एक्सेप्शनल केस, अगर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है या कुछ वो इसी टाइप का चीज हो रही है, वो हो सकते हैं। लेकिन मुझे जितने भी पता है, मुझे वो एक सेटिंग अरेंजमेंट या जो भी इंटरव्यू के लिए फॉर्मल सेटिंग वो बता देंगे आपको। उसके बाद मेल आ जाएगी तो मैं आपको सारी डिटेल्स में बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तो जैसा भी हमारा एज पर द नॉलेज ये इतना ही हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू all of you, and may success be with you always. All the best. Wish you very 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 all the best for your interview and personality test. जित अगर कोई डाउट है कुछ चीज में तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। हमारे कंफर्मेशन मेल जो इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगी। ट्राई करती हूँ कि सारे आंसर सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी कभार अगर मैं छूट जाती हूँ कुछ चीज़ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, खुद का काम है, बहुत सारी चीज़ें तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। अगर आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, एंड थैंक यू एंड लव यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। एंड जिसका भी इंटरव्यू खत्म हो जाएगी, काइंडली प्लीज टू कमेंट मी कैसा इंटरव्यू रहा, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे। उसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो इट विल बी गेटिंग हेल्प फॉर अदर्स, जो कि हमारा ऑल अलग एक फेज में इंटरव्यू हो रही है, क्योंकि ये फेज वाला इंटरव्यू होगी। तो आपका जो भी पहला इंटरव्यू देने जा रही है, जिसका पहला इंटरव्यू शेड्यूल आ जाएगी, वो अगर हमको बता देंगी देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। ये नहीं कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हम क्यों बताएं कि हमारा इंटरव्यू कैसे रहा, वो भी उनको भी मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका जो पोटेंशियलिटी है वो और किसी का नहीं है, और किसके पास जो पोटेंशियलिटी है वो हमारे पास नहीं है। वो खुद का इंटरव्यू वो झेलेगी, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम उसको कुछ हेल्प कर देंगे, तो वो चीज़ तो बहुत अच्छा है। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव भी होगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।